नमस्कार। आप में से बहुतों को ये खबर चौंकाने वाली लगी होगी कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को अपने उत्तराधिकारी पद से, यानी 4 महीने पहले जिनको उत्तराधिकार अपना सौंपा था पार्टी का और नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया था, आकाश आनंद को उनके सारे पदों से मुक्त कर दिया गया है और कहा गया है कि उनके इमेच्योर हैं और उनके मैच्योर होने तक, यानी उनके अनुभवी होने तक अभी तक वो उस पद लायक नहीं है और इसलिए उनको पद से हटा दिया गया। ये मायावती का खुद का गुस्सा है या दूसरे का गुस्सा मायावती के जरिए उतरवाया जा रहा है? सवाल इसलिए है कि पहले और दूसरे चरण में मायावती ने जिस आक्रामक तरीके से, आकाश आनंद ने जिस आक्रामक तरीके से बीएसपी की चुनावी प्रचार की शुरुआत की थी, उससे बीएसपी के जो ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता हैं, जो उनके समर्थक हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो 14% वोट कभी भी किसी भी सूरत में मायावती को नहीं छोड़ता, उनमें एक उम्मीद, एक आस जगी थी कि मायावती बहन जी अब लगता है पार्टी को फिर नए सिरे से खड़ा करने में लगी। 2014 के लोकसभा चुनाव में जब मायावती को एक भी सीटें नहीं मिली और इसके बाद 2019 में जब समर्थन करने के बाद 10 सीटें मिली और 2022 में जब फिर एक सीटों पर बीएसपी सिमट गई, तो बीएसपी का वोटर बहुत हताश और निराश दिखाई देता है। मैंने कम से कम, अगर आपने माहौल क्या है कार्यक्रम न्यूज़ 24 पर देखा होगा, तो मैंने देश के एससी मतदाताओं के साथ, प्रदेश के एससी मतदाताओं के साथ, तमाम एससी बस्तियों से, तमाम बार दलितों के साथ मैंने कार्यक्रम किए और मैंने ये महसूस किया कि दलितों में और एससीज में, देश के उत्तर प्रदेश के खासकर एक अलग सी बेचैनी है, एक अलग सी हताशा है, एक अलग सी निराशा है कि उनकी पार्टी जिसने 4 बार उत्तर प्रदेश में अपना शासन स्थापित किया, वो जिसकी 4 बार बहुजन समाज के नेता के तौर पर मायावती उत्तर प्रदेश की सीएम बनी और उन्होंने अपने कार्यकाल में जो काम उत्थान के लिए, एससी समाज के उत्थान के लिए, दलित समाज के उत्थान के लिए जो काम उन्होंने किया, मनोवैज्ञानिक चेतना के स्तर पर, सामाजिक चेतना के स्तर पर, आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के स्तर पर, उससे एक नई आशा, एक नई उम्मीद का संचार इस समाज में हुआ था। और यकीन मानिए कि काशीराम और मायावती ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के जरिए जो ताकत दी, वो तो अलग एक बात है, उसका तो कोई जोड़ ही नहीं है, लेकिन जो काम मायावती और काशीराम ने उत्तर प्रदेश में किया और इस पूरे वर्ग को जो उठाने का काम किया, चाहे सामाजिक तौर पर, चाहे राजनीतिक तौर पर, चाहे आर्थिक तौर पर, चाहे मनोवैज्ञानिक तौर पर, चारों चौतरफा विकास अगर इस समाज का हुआ तो उसका पूरा श्रेय काशीराम और मायावती को जाता है। और वो इस पायदान पर जब अकेले दम पर दलित, ब्राह्मण और मुस्लिम गठजोड़ का भाईचारा सम्मेलन कर तमाम चीज़ों को उलटफेर करते हुए मायावती ने अकेले दम पर सामाजिक समीकरणों की सहायता से उत्तर प्रदेश की पूर्ण बहुमत की सरकार को 5 साल चलाने का काम किया। तमाम प्रेरणा स्थल अंबेडकर का हो, काशीराम का हो, रमाबाई का नाम का हो, तमाम आप उत्तर प्रदेश में देखते हैं, नोएडा और लखनऊ में, और उन जगहों पर जा करके एक प्राइड फील करना, बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मदिन के मौके पर, पुण्यतिथि के मौके पर वो समाज जाता है और मैं वहाँ से कार्यक्रम भी करते रहता हूँ, इसलिए मुझे मालूम है। और उस समाज की जो तड़प है, जो बेचैनी है, वो भी मुझे मालूम है। तो ऐसे समय में जब 2024 का लोकसभा चुनाव हो रहा था और मायावती ने पहले 2 चरणों में आक्रामक तरीके से चुनाव प्रचार किया, उनके भतीजे आकाश आनंद ने सत्ताधारी दल बीजेपी के खिलाफ बहुत जमकर मोर्चा संभाला और बहुजन समाज के उस 14% वोटरों में अब एक नई उमंग, एक नई आशा, एक नई उम्मीद की किरण जग रही थी। ऐसे में बीच मझधार में, बीच चुनाव में मायावती ने आकाश आनंद को उनके पद से क्यों हटा दिया और साथ ही साथ लगातार मायावती हर दूसरे दिन बीएसपी के जो आने वाले चरणों के चुनाव हैं उनके उम्मीदवारों का टिकट क्यों काट रही हैं? वो टिकट काट रही हैं या उनसे कटवाया जा रहा है न? और मैं ये आगे इसलिए बात कहूँगा कि जो मेरे आप पीछे के वीडियोस देख लेंगे तो मैंने जब जैसे
मायावती या जिन भी पार्टियों ने जब जैसे जैसे पैतरे बदले तब तब मैंने उस तरह की बातें की। मैंने पीछे आपको, अगर आप मेरा 4-5 वीडियो पीछे जाकर देखेंगे बीएसपी पर, तो मैंने आपको बताया था कि मायावती ने एनडीए और इंडिया गठबंधन का पूरा समीकरण उलट पुलट कर दिया है, जिस तरह से टिकटों का बंटवारा किया। अब जो बात समझ में आ रही है वो ये कि पहले और दूसरे चरण में मायावती ने अपनी ताकत का प्रदर्शन भरपूर तरीके से कर दिया। जिस मेरठ लोकसभा सीट पर मायावती पिछले 3 चुनाव में अच्छा खासा प्रदर्शन कर रही थी और हमेशा मुस्लिम कैंडिडेट उतारती थी, इस बार उन्होंने देवव्रत त्यागी नाम के हिंदू कैंडिडेट को उतारा और उस देवव्रत त्यागी ने भगवान श्री राम जो मेरठ से चुनाव लड़ रहे हैं सीरियल वाले, उनका पूरा गणित उलट पुलट कर दिया। इसी तरह से सहारनपुर में उन्होंने माजिद अली को उतार के, इसी तरह नगीना, बिजनौर जैसे सीटों पर मायावती के उम्मीदवारों की वजह से समीकरण कहीं इंडिया के लिए कहीं एनडीए के लिए सिरदर्द साबित हुआ। और इन पहले 2 चरणों के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में क्या क्या हुआ, तो उन सारी चीजों को अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले और दूसरे चरण में राजपूतों की नाराजगी को भाप कर, नाराजगी लोकल लेवल पर थी, लेकिन आगे भी राजपूतों, बात ये थी कि ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट जिस तरह से देरी की जा रही थी, और भी जो राजपूत नेता जो चेहरे हैं उनको जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये संदेश देके कि योगी आदित्यनाथ को चीफ मिनिस्टर बना करके क्षत्रियों का कोटा पूरा कर दिया गया है, और क्षत्रियों को ये कहीं से लगने लगा था कि एमएलसी से लेकर के एमपी से लेके जो टिकटों का बंटवारा हो रहा है वो शायद ये मानकर फॉर ग्रांटेड लेके कि क्षत्रिय कहाँ जाएंगे और ब्राह्मण कहाँ जाएंगे, क्षत्रिय कहाँ जाएंगे, खास तौर पर टिकटों का बंटवारा हो रहा है, तो उसको लेके गृह मंत्री अमित शाह की राजा भैया से मुलाकात हुई और उस मुलाकात में अमेठी, रायबरेली और आसपास की सीटों पर राजा भैया भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की मदद करेंगे, ऐसा सुनने में आया है कि उन्होंने ऐसी बातें कही। वैसे राजा भैया का जो प्रभाव क्षेत्र है वो कुंडा और बगल वाली सीट जो है उस पर ज़्यादा है। अमेठी और रायबरेली और सुल्तानपुर और आजमगढ़ तक राजा भैया का उस तरह का कोई प्रभाव नहीं है, हालांकि उनके लोग हैं, लेकिन वो जो एक प्रभाव बड़े स्तर पर कहा जाता है, राजा भैया के पास मौका बहुत था बड़ा नेता बनने का, मगर वो मौका कभी भुना नहीं पाए और वो अपनी पकड़ को, अपनी पहचान को कुंडा तक ही सीमित रखा उन्होंने, और बगल की सीट पर तो 2 वो जीतते रहते हैं, उनको मालूम है कि पहले अपना घर सुरक्षित रहे, तो उन्होंने बहुत पार्टी भी बनाई लेकिन बहुत उसका विस्तार नहीं किया। तो इस मुलाकात में मुझे जहाँ तक मालूम है कि कौशाम्बी के विनोद सोनकर के टिकट से राजा भैया को कुछ परेशानी थी। अभी समय बहुत है, देखिए टिकट बदलता है या राजा भैया को कहाँ से क्या मिलता है ये देखने वाली बात है, लेकिन जो मुलाकात में अमेठी, रायबरेली और आसपास की सीटों पर उन्होंने अपना समर्थन देने की बात कही। एक तो ये डेवलपमेंट हुआ 2 चरणों के बाद। दूसरा डेवलपमेंट ये हुआ कि मायावती ने 5वें, 6वें, 7वें चरण के जो उम्मीदवार हैं तड़ातड़ उन उम्मीदवारों के नाम घोषित किए, और मजबूत उम्मीदवारों का नाम घोषित करने के बाद उन्होंने 14 उम्मीदवारों के टिकट बदल दिए, कुछ सीटों पर तो 3-3 बार बदल दिए। तो इससे ये माना गया कि उन्होंने पहले 2 चरण में तो अपनी धमक, अपनी ताकत दिखाई, और फिर इसके बाद उन्होंने उस ताकत के हिसाब से सिग्नल दे दिया, और फिर जैसा जब उनकी ताकत का अंदाजा हो गया तो फिर जैसा कहा गया वैसा मायावती ने या बीएसपी ने कहा, ऐसा बहुत सारे लोगों का मानना है। जैसे कि मैं आपको भीम राजभर का, पहले प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं भीम राजभर, आजमगढ़ संसदीय सीट से उनका टिकट जब फाइनल हुआ तो ये तय हो गया, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर के साथ सब राजभर है ऐसा नहीं है, राजभर कहीं भीम राजभर भी राजभरों में एक पकड़ वाले नेता है। मैं नहीं कहता 100% राजभर वोट उनको मिलेंगे, लेकिन वो राजभर वोटों में वो सेधमारी अच्छी खासी करते। अब इससे क्या होता कि निरहुआ जो बहुत मामूली अंतर से बीजेपी से जीते थे, जब उनको और राजभर वोट नहीं मिले थे क्योंकि ओम प्रकाश राजभर उस बार सपा के साथ थे, तो अब बीजेपी को और निरहुआ को लगता है कि राजभर वोट ओम प्रकाश राजभर के आने के साथ ही उनकी तरफ आएगा। ऐसे में भीम राजभर को टिकट देके मायावती ने एक गार्ड दिया, बीजेपी के कैंडिडेट को एक तरह से सिग्नल दिया कि राजभर अगर 20% भी आएगा, 30% भी आएगा, तो वो बीजेपी के वोटों में कटौती होगी।
क्योंकि राजभर ओम प्रकाश, मोटे तौर पर ओम प्रकाश राजभर के साथ ही राजभर वोट पाला बदलता है, लेकिन भीम राजभर अगर राजभर कैंडिडेट होगा तो जरूर भीम राजभर एक मजबूत आदमी है तो उनके साथ जाता, तो ये बीजेपी को नुकसान हो सकता था। इसलिए भीम राजभर को टिकट दिया गया और जब अहमियत पता चली, जब ताकत का पता चला, तो भीम राजभर का टिकट काट के एक सबीहा अंसारी को दिया गया। फिर लगा कि ये सबीहा अंसारी मुस्लिमों में उतना मजबूत कैंडिडेट नहीं होंगी। आपको मालूम है कि मुस्लिम कैंडिडेट देने का मतलब है सीधे सीधे इंडिया गठबंधन के वोटों में सेंधमारी। मुस्लिम वोटर बीजेपी की तरफ तो जाने के नहीं, वो तो इंडिया गठबंधन की तरफ है या बीएसपी की तरफ है। तो अब सबीहा अंसारी आजमगढ़ के लिहाज से, वहाँ की राजनीति के हिसाब से अगर बीएसपी का सबसे मजबूत कोई आदमी था तो वो गुड्डू जमाली थे, और वो गुड्डू जमाली अब बीजेपी ज्वाइन कर समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं, और उसकी कीमत भी उन्होंने पिछले बार मिले लोकसभा के चुनाव में जो उन्हें वोट मिला था उसकी कीमत भी उन्होंने ले ली और एमएलसी बन चुके हैं, और वो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव के साथ लगे हुए। जब लगा कि सबीहा अंसारी माइनॉरिटी वोट को उतना नहीं, तो फिर उनका टिकट काट करके मशरूर अहमद को दे दिया गया। तो एक काम तो ये हुआ। अब दूसरी बात है, दयाशंकर, बस्ती का टिकट है, दयाशंकर मिश्र को टिकट दिया गया था। मतदान खत्म होने के बाद एक दिन पहले बस्ती और जौनपुर दोनों टिकटों का मेरे पास पक्की जानकारी है, बस्ती और जौनपुर दोनों जगह, एक जगह ब्राह्मण एक जगह राजपूत, और ये ब्राह्मण और राजपूत परंपरागत तौर पर भी और आज के बदले माहौल में मोटे तौर पर सब भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। दयाशंकर मिश्र को जब बस्ती से टिकट दिया गया तो ये सीधे सीधे हो गया कि हरीश द्विवेदी को नुकसान बहुत बड़ा होगा। दलित वोटों के साथ ब्राह्मण वोटों में भी सेंधमारी वो करते ही करते। और जब नामांकन का आखिरी दिन आया, ठीक इसी तरह से बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी आगे सुनाता हूँ। जौनपुर से धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला सिंह को टिकट दिया गया बीएसपी की तरफ से, और ये दोनों टिकट बीएसपी के जिला कोऑर्डिनेटर्स ने दोनों उम्मीदवारों को, देखिए कहा कुछ भी जाए लेकिन ये सच बात है कि दोनों उम्मीदवारों को बीएसपी के जिला कोऑर्डिनेटर्स ने कांटेक्ट किया और कहा कि आप बीएसपी से चुनाव लड़ेंगे क्या। फिर माया बहन जी तक बात पहुंचाई गई, जो भी उनके अपने नियम कानून है बीएसपी के टिकट पाने के, वो सब बातें हुई और फिर टिकट इन दोनों लोगों को मिल गया। जौनपुर में भी और बस्ती में भी दयाशंकर मिश्र का भी और धनंजय सिंह का भी, श्रीकला सिंह का भी टिकट बताया नहीं गया कि आपको काटा गया है। दूसरे लवकुश पटेल को फोन करके रात में कहा गया कि अब आप पर्चा दाखिल कर दीजिए, आपको चुनाव बस्ती से लड़ना है। और ठीक इसी तरह श्याम सिंह यादव को रात को 1 बजे फोन करके कहा गया कि अब आप चुनाव लड़ेंगे, कल आपको पर्चा दाखिल करना है। दोनों ने जब पर्चा दाखिल कर लिया उसके बाद बीएसपी ने अपनी आधिकारिक सूचना जारी की कि इन 2 जगहों पर बीएसपी के निम्नलिखित उम्मीदवार होंगे। जब तक उन दोनों ने पर्चा दाखिल नहीं किया था तब तक बीएसपी ने यह ऐलान भी नहीं किया था। अब दोनों के टिकट काट दिए गए, लेकिन दोनों प्रत्याशियों को इस टिकट काटने की सूचना नहीं दी गई। मेरी पक्की सूचना है कि इन दोनों प्रत्याशियों को, यानी दयाशंकर मिश्र, जिनकी वजह से बीजेपी के हरीश द्विवेदी का रास्ता कठिन होता या मुश्किल होता, वो दयाशंकर मिश्र को बस्ती में और जौनपुर में धनंजय सिंह को या श्रीकला सिंह को जौनपुर में टिकट काटने की जानकारी नहीं दी गई। नए उम्मीदवारों से ये जरूर कहा गया कि आप चुनाव लड़िए। बस्ती में लवकुश पटेल उसी बिरादरी से आते हैं जिसको समाजवादी पार्टी ने चौधरी साहब को टिकट दिया है, वो उनके दूर के रिश्तेदार भी है। तो आप समझ लीजिए कि एक ही जाति के 2 लोग अगर एक तरफ से लड़ेंगे तो वही बात है, 10, 20, 25, 50% जो भी वोट वो काट सकते हैं वो काटने का समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार से ही होगा, वो उसका कटान होगा। अगर दयाशंकर मिश्र लड़ते तो जो भी 10, 20, 50 हजार कटता वो बीजेपी का कटता। धनंजय सिंह का मामला तो और भी इंटरेस्टिंग है। धनंजय सिंह जेल में थे, उनकी पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष से वहां के जिला कोऑर्डिनेटर मिलते हैं और वो कहते हैं कि आपको चुनाव की तैयारी लड़नी चाहिए, आप चुनाव लड़िए। और जिला पंचायत अध्यक्ष, उनकी भी वो जो फॉर्मेलिटी बीएसपी की होती है वो बातचीत होती है और वो फॉर्मेलिटीज अपना पूरा करते हैं, ऐसा सुनने में आया है। उन्होंने बातचीत की अपना, और बीएसपी से जो टिकट का उनका मामला बना और उनको टिकट अनाउंस हो गया। टिकट अनाउंस होने के बाद कि जिस दिन मतदान का अंतिम दिन था, 2 दिन पहले से फिजाओं में, हवाओं में तैरने लगी बात
कि श्रीकला सिंह का टिकट कटेगा, श्रीकला सिंह का टिकट कटेगा, श्रीकला सिंह का टिकट कटेगा। तो मतदान के आखिरी दिन के 11 बजे रात को धनंजय सिंह, मेरी जानकारी के मुताबिक धनंजय सिंह ने बीएसपी के जिला कोऑर्डिनेटर को फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि ये जो कुछ भी हम लोग सुन रहे हैं ये ऐसा नहीं होना चाहिए, कल आखिरी दिन है, टिकट नहीं कटना चाहिए, मेरी तैयारी पूरी है, केंद्रीय कार्यालय का आप सब लोगों ने आज उद्घाटन भी कर दिया और सारी चीज़ है। धनंजय सिंह के पारिवारिक सदस्य, उनकी बहनें, तमाम लोग, मेरी जानकारी के मुताबिक ये सारे लोग जौनपुर पहुंच गए, चुनाव की पूरी तैयारी चल रही थी। रात में 1 बजे श्याम सिंह यादव को फ़ोन आता है कि आप चुनाव लड़ेंगे। धनंजय सिंह के चुनाव लड़ने से धनंजय सिंह चुनाव जौनपुर का जीतते कि नहीं जीतते मैं ये नहीं जानता, लेकिन धनंजय सिंह के चुनाव लड़ने से 100% बीजेपी के उम्मीदवार कृपा शंकर सिंह जौनपुर से चुनाव नहीं जीत पाते। चाहे कोई जीतता, धनंजय जीतते या सपा का जीतता, लेकिन कृपा शंकर सिंह के लिए बहुत मुश्किल होती। मेरी ये बात जौनपुर से जुड़े लोग या जौनपुर के स्थानीय लोग भी मानेंगे कि अगर बीएसपी से लड़ते धनंजय सिंह। तो धनंजय सिंह की पत्नी का टिकट कट गया। सुबह सिर्फ बीएसपी के कोऑर्डिनेटर्स या बीएसपी की तरफ से नहीं, इवन मुझे जहां तक जानकारी है, लोगों तक ये जानकारी फैलाई गई और फैलाई ही नहीं गई, लिखवाई और टेलीविजन चैनलों पे चलवाई भी गई कि धनंजय सिंह ने अपना टिकट वापस कर दिया, उन्होंने चुनाव लड़ने से असमर्थता जताई है, जबकि इसमें बिल्कुल रंच मात्र भी सच्चाई नहीं है। धनंजय सिंह ने टिकट वापस नहीं किया है, ये मैं जानता हूं और मुझे कई स्रोतों से पता चला है। और इसके बाद ये तय हुआ कि धनंजय सिंह चुनाव भी नहीं लड़ सकते थे। कारण ये था कि उनकी पत्नी ने, जब आप निर्दल चुनाव नामांकन भरते हैं तो आपको 10 आपका नामांकन वैध हो, इसके लिए आपको 10 प्रस्तावक होते हैं। जब आप पार्टी की तरफ से भरते हैं तो 4 प्रस्तावक जरूरी होते हैं। तो धनंजय सिंह की पत्नी का पर्चा रद्द हो गया, धनंजय सिंह फॉर्म नहीं भर सके, निर्दल भी, और अभी उनका केस सजा, उनका अभी वो जमानत पर है, केस का भी मामला है, पता नहीं वो चुनाव लड़ पाएंगे कि नहीं लड़ पाएंगे भविष्य में। लेकिन ये जो हुआ धनंजय सिंह के साथ, वो दरअसल अब जो बातें कह रहे हैं कुछ करीबी लोग और जो सूत्रों के हिसाब से राजनीतिक गलियारों में चर्चा चल रही है, उसमें यह है कि बहन सुश्री मायावती ने पहले दूसरे चरण में अपनी धमक दिखाने के बाद धनंजय सिंह, दयाशंकर मिश्र और भी कई उम्मीदवारों को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया। इनको मैदान में उतारकर बीजेपी को ये मैसेज देने की कोशिश की और फिर उसके बाद एंड टाइम पर उन्होंने इन लोगों का कैंडिडेचर खत्म कर दिया और इसके बाद बीजेपी के लिए रास्ता आसान किया है। वैसे तो चुनाव परिणाम आने पर ही पता चलेगा कि क्या हुआ, लेकिन इन लोगों का, धनंजय सिंह का, दयाशंकर मिश्र का, भीम राजभर का, तमाम अपने उन कैंडिडेटों का इस्तेमाल मायावती ने बारीकी से अपने शक्ति प्रदर्शन के लिए किया और इसके बाद उन्होंने मैदान से इन लोगों को वापस कर लिया। अब सवाल है कि 5वें, 6वें, 7वें चरण में बीएसपी के और भी उम्मीदवार हैं और उन सब के बारे में, खास करके सवर्ण, ब्राह्मण और राजपूत उम्मीदवार जहां से हैं, उन्हें अब इस बात की चिंता सताई जा रही है। यहाँ तक कि घोसी से बालकृष्ण चौहान जो कि पूर्व सांसद हैं, वो भी इस चक्कर में है, वो भी नहीं जानते कि उनका भी टिकट ऐन वक्त पर। सारे बीएसपी के कैंडिडेट्स के दिमाग में है कि अब जिस हिसाब से समीकरण उल्टा सीधा होगा, उनका टिकट काटा जाएगा या उनका कटा। तो बड़ा सवाल है कि बहन जी से टिकट काट रही हैं या उनसे कटवाया जा रहा है। अगर ऐसा है तो फिर देश में किस तरीके की राजनीति का 14% के जो मतदाता हैं, जो बहन जी के साथ पूरी तौर पर हैं, उनके सामने एक पसोपेश की स्थिति है। आकाश आनंद और बहन जी के बीच में एक बात ये कही गई कि बहन जी जो आक्रामकता है उनकी कानून के भीतर है, वो बहुत दायरे में रह के हमले करती हैं और इसलिए आकाश आनंद इमेच्योर हैं, वो बहुत आक्रामक तरीके से, अभी उनकी समझ विकसित नहीं हुई है। दोनों में फ़र्क अगर आप देखेंगे ट्विटर पर या भाषणों में, दोनों में फ़र्क सिर्फ एक दिखा है, वो ये कि बहन जी जब भाजपा पर हमला करती हैं तो साथ साथ कांग्रेस को भी जोड़ लेती हैं। एक को नागनाथ, दूसरे को सामनाथ कहती रहती हैं। भाजपा कांग्रेस की बराबर अटैक करती हैं और जबकि आकाश आनंद ने अपने भाषणों में इस बार सत्ताधारी दल को ही निशाने पर लिया था और एक विरोधी या विपक्षी नेता के तौर पर सत्ता पक्ष पर सीधे आक्रामक
आक्रामकता वो दिखा रहे थे, शायद यही नागवार गुजरी होगी। और आकाश आनंद को अभी सिक्योरिटी भी केंद्र सरकार ने कुछ ही दिनों पहले दी थी। एक आदर्श आचार संहिता के FIR के बाद आकाश आनंद को वही दिल्ली नोएडा के घरों तक महदूद कर दिया। और ये फैसला किसी और ने नहीं, उनकी खुद की बुआ जी ने लिया। और उन्होंने, जिन्होंने उनको उत्तराधिकारी बनाया था, अब कुछ दिनों के लिए उनको वेटिंग लिस्ट में रख दिया है, वेटिंग पीरियड में रख दिया है। तो सारी की सारी उत्तर प्रदेश की राजनीति इसी तरह से 2 चरणों के विधानसभा के चुनाव होने के बाद भी मायावती ने टिकटों में इसी तरह से बहुत तेजी से फेरबदल किया था। और नतीजा ये हुआ कि जहां जहां अगर आप देखेंगे 10,000 से कम की जीत हुई है, वहां BSP के कैंडिडेट्स ने वो समीकरण ही आप देखेंगे, केवल एक पल्लवी पटेल के सीट को छोड़ करके अगर आप ज़्यादातर जगहों पर समीकरण देखेंगे कि टिकटों के बंटवारे की वजह से भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटों पर फायदा हुआ। बहरहाल हर पार्टी जीतने के लिए चुनाव लड़ती है, और कुछ पार्टियां किसी को जितवाने और किसी को हरवाने के लिए। मायावती और BSP की भूमिका 2022 में कुछ ऐसी ही देखी गई थी। 2024 में तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता जब तक 4 जून को नतीजा नहीं आता। 4 जून के नतीजे आने के बाद एक बार फिर समीक्षा होगी कि मायावती के टिकटों के बंटवारे से किसको फायदा हुआ, किसको नुकसान। आज अभी बस इतना ही। नमस्कार।